आप लोग रोज़ ये कहानी 40 से 45 मिनट तक सुनते हो, तो आप लोगों को ये नहीं लगता कि थोड़ा सा समय बचा के लाइक्स एंड कमेंट्स कर दें? तो मेरी छोटी सी इच्छा है कि इस एपिसोड पे 2000 लाइक्स और कम से कम 300 कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं अगला एपिसोड जल्दी से रिलीज कर सकूं। तो जल्दी जाइए, लाइक दबाइए। और हाँ, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो, ताकि मेरी छोटी सी इस फैमिली में वो लोग भी ऐड हो सके और इस कहानी के सफ़र का हिस्सा बन सके। उस तेज धूप वाले समय में सड़क पर खड़ा होकर वाहनों की जांच कर रहा था राजा। आज उसकी ड्यूटी यही थी, आने वाली गाड़ियों की जांच करना, हेलमेट और लाइसेंस ना होने वालों से पूछताछ करना। तभी एक आवाज़ सुनकर उसने मुड़कर देखा। ये यहाँ क्या कर रही है? गाड़ी से आई होती तो रोकते, ये किसके साथ आई है? उसने इधर उधर देखा और उसके पास चला गया। किसके साथ आई? उसने उसे देखकर पूछा। मेरे दोस्त के साथ, कहकर विजय का हाथ पकड़कर उसने अपने हाथों से मिला लिया। ये विजय है, मेरा क्लासमेट, मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसने मजाकिया अंदाज में कहा। राजा ने उसकी पकड़ को अपनी आंखों से इशारा कर दिखाया, लेकिन लड़की ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। क्या सर? विजय ने पूछा। पब्लिक प्लेस में कोई लड़की किसी लड़के का हाथ ऐसे ही पकड़कर खड़ी रहती है क्या? राजा ने गुस्से में दांत पीसते हुए पूछा। सर, बस दोस्त है सर, विजय हैरानी से दोनों को देखते हुए कहने लगा। दोस्त ना, ठीक है, वो सब रहने दो, लेकिन तुम तो कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के हो ना, फिर ये कैसी हेयर कट रखी है, और वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट होकर? तुम्हें डिसेंट तरीके से नहीं रहना चाहिए? तुम्हारे कॉलेज में ये सब नहीं पूछते क्या? देखने में तो पूरी तरह किसी गुंडे जैसे लग रहे हो। वो कान में पहना हुआ स्टड, गले में चैन, सब निकालो। क्यों सर, आप तो पुलिस वाले हो ना, लेकिन किसी कॉलेज के एचओडी की तरह ये सब चेक कर रहे हो? आपको सिर्फ लाइसेंस चाहिए ना, वो तो दे दिया। विजय, तुम ये सब मत निकालो, तुम्हें तो ये सब पहनने से ही अच्छा लगेगा। लड़की ने खुद ही वो सामान उसे वापस पहना दिया। गुस्से में राजा ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। क्या कर रही हो बीच सड़क पर? यही तो सर, मैं भी यही पूछ रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं? अगर अखबार में ये छप जाए कि एक पुलिस ऑफिसर ने कॉलेज की छात्रा का हाथ पकड़कर खींचा, तो अच्छा लगेगा? तभी राजा को एहसास हुआ कि वह सच में उसका हाथ पकड़े हुए है। अगर दोबारा मैंने तुम्हें किसी ऐसे लड़के के साथ घूमते देखा तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठीक से हॉस्टल में रहो, पढ़ाई करो और डॉक्टर बनने का सोचो। बाहर कहीं जाना भी हो तो किसी लड़की के साथ जाओ। तुम्हारे पास लड़कियां दोस्त नहीं है क्या? नहीं है तो अपी को ले जाओ, या फिर उन जिनसे तुम्हें ज़्यादा लगाव है उन्हें ले जाओ। और कौन है जिनसे मुझे लगाव है? मुझे तो कोई ऐसा नहीं दिखता। तुम्हें घमंड हो गया है। मुझे कैसा घमंड सर? जो लोग हमें सच में पसंद करते हैं वो हमें समझते हैं, हमारा साथ देते हैं और हमें वैसा अपनाते हैं जैसे हम हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोग बस सामने मिलने पर बात कर लेते हैं, बाकी वक्त तो उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता कि हम हैं भी या नहीं। उनसे हम कैसे मदद मांग सकते हैं? उन्हें हमारी ज़रूरत तभी महसूस होती है जब उन्हें कोई काम होता है। तभी राजा को समझ आया कि वह गुस्से में इसलिए है क्योंकि वह उनसे बात नहीं कर रहा था। राजा ने उसे देखकर आंख सिकोड़ी, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। सब देख लिया ना सर, अब हम जा सकते हैं। राजा समझ गया कि इस वक्त कुछ भी कहना सही नहीं होगा। उसने गुस्से वाला चेहरा बनाए रखते हुए उसे जाने का इशारा किया। कयल विजय की बाइक पर बैठ गई। राजा तब तक उसे देखता ही रहा जब तक वह दूर नहीं चली गई। थोड़ी दूर जाने के बाद कयल ने मुड़कर राजा को देखा और हाथ हिलाकर टाटा कह दिया। राजा वहीं ठहर गया, जैसे कुछ पल के लिए जड़ गया हो। कुछ देर तक उसी सोच में डूबा रहा, फिर मुश्किल से खुद को संभालते हुए वापस अपने काम में ध्यान देने लगा। बाइक पर बैठी कयल हल्की हल्की हंस रही थी। विजय ने रियर व्यू मिरर से उसे देखा और कहा, आखिर क्या हो रहा है? वो आदमी कौन है जो तुमसे इस तरह से बात कर रहा था और तुम भी उससे वैसे ही जवाब दे रही थी? अब यहाँ बैठकर हंस भी रही हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम जानते हो वो कौन है? कौन है?
अभी का भाई? क्या? हाँ, तुम्हें पता है मैं उन्हें कब से जानती हूँ। कैसे? जब मैं ऊटी में थी तो वो मुझसे मिलने आया करते थे। ओह, तो तुम उसी के बारे में बात कर रही हो। ऐसा लगा नहीं, कुछ अलग ही मामला लग रहा था। तुम्हारे बीच कुछ तो चल रहा है, सही कहा ना? कैल हंस पड़ी। लेकिन हमने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की। आज ही बात हुई, देखा ना। वैसे ही हम हमेशा इसी तरह बात करते थे, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। ओह, अनकही मोहब्बत है ना। लेकिन ये सब अभी को पता है? पता तो है, लेकिन उसने कभी हमसे इस बारे में कुछ नहीं पूछा और हमने भी कभी नहीं बताया। वाह, सच्चा प्यार और सच्ची दोस्ती। कैल हंसते हुए बात कर रही थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि कुछ दिनों में वह राजा से दूर जाने वाली है। उन दोनों के बीच दूरी बढ़ने वाली है। यह बात उसे कौन बताएगा? और जब वह दिन आएगा तब राजा की हालत क्या होगी? अपने पति के सीने पर सिर रखकर सोई हुई थी अभी। मोबाइल की आवाज़ से उनकी नींद खुल गई। उसने फ़ोन उठाकर देखा, कैल कॉल कर रही है। इस वक्त ये कॉल क्यों कर रही है? सोचते हुए उसने फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से मिली खबर सुनकर वह तुरंत अंदर गई। जल्दी से कपड़े बदले, अपने पति को जगाए बिना तेजी से बाहर निकली और ऑटो लेकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद उसकी खुशबू महसूस करते हुए आधी नींद में पड़े आदि ने बिस्तर पर हाथ फेरा, लेकिन अभी वहाँ नहीं थी। वह वॉशरूम में होगी, ऐसा सोचकर वह नहाने चला गया। नहाकर नीचे आया और घर वालों से पूछा, अभी कहाँ है? पर सबका जवाब एक ही था, हमें नहीं पता। पूरा घर चिंतित हो गया। शादी के बाद इन दिनों में कभी भी अभी बिना बताए कहीं नहीं गई थी। आज अचानक कहाँ चली गई और क्यों, यह सोचकर सब परेशान हो गए। तभी एक चौंकाने वाली न्यूज़ टेलीविज़न पर चलने लगी। मंत्री थंगराज के साथ होटल में देखी गई एक युवा लड़की। इनके बीच क्या रिश्ता है? या कोई प्रोफेशनल मीटिंग नहीं लग रही? तो फिर क्या वजह हो सकती है? आजकल युवा लड़कियों का उम्रदराज नेताओं के साथ शादी करना आम हो गया है। क्या मंत्री थंगराज इस लड़की से शादी करने वाले हैं? आखिर इस लड़की ने ऐसा फैसला क्यों लिया? इसके बाद न्यूज़ चैनल ने एक तस्वीर दिखाई जिसमें कैल किसी 50 वर्षीय व्यक्ति को गले लगाए खड़ी थी। यह देखकर पूरे परिवार को गहरा झटका लगा। आदि को समझ आ गया कि अभी कहाँ गई होंगी। वह तुरंत वहाँ से निकल पड़ा। परिवार वालों ने कहा कि वो भी उनके साथ चलेंगे, लेकिन उसने मना कर दिया। वह अकेले ही कैल और अभी को ढूंढने के लिए निकल गया। उधर हॉस्टल में सबको इस मामले की जानकारी मिल चुकी थी। कैल को लेकर लोग अपमानजनक बातें करने लगे और उसे हॉस्टल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। उसका चेहरा शर्म और बेइज्जती से लाल हो गया। सबके सामने माइक्रोफोन रखा था, लेकिन वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। उसने किसी की ओर नजरें उठाकर नहीं देखा। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, लेकिन सामने खड़े लोग एक रोती हुई लड़की को देखकर भी नहीं पिघल रहे थे। वो लगातार बेहुदा सवाल पूछ रहे थे। मंत्री और तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है? तुम उनसे मिलने होटल क्यों गई थी? अगर यह कोई वैज्ञानिक विषय से जुड़ी मीटिंग थी तो होटल जाने की क्या ज़रूरत थी? और तुम उनके बेडरूम तक कैसे पहुंची? क्या तुम्हारी कॉलेज सीट मंत्री ने दिलाई है? क्या तुम्हारे परिवार को इस बारे में पता है? लोग लगातार ऐसे सवाल पूछते जा रहे थे, लेकिन कैल चुपचाप खड़ी रही। उसने किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया। तभी वहाँ ऑटो से उतरी अभी तेजी से भीड़ के बीच आई और गुस्से में बोल उठी, क्या माइक मिलते ही तुम लोग किसी को भी जो चाहो वो पूछ सकते हो? सिर्फ एक तस्वीर देखकर बिना सोचे समझे कहानी बना देना, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? उसने गुस्से में माइक को धक्का दे दिया। हेलो, वह लड़की चुपचाप खड़ी है और तुम लोग इस तरह सवाल पूछ रहे हो। सभी वही सवाल कर रहे हैं तो हम भी वही पूछ रहे हैं। आखिर तुम उसकी तरफ से क्यों बोल रही हो? अगर तुमने फिर एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम लोग सोचते भी हो नहीं कि क्या सही है, बस बोलते चले जाते हो। क्या किसी लड़की का किसी आदमी को गले लगाना सिर्फ गलत रिश्ते का संकेत होता है? तो और क्या? क्या कोई और पवित्र रिश्ता हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं?
क्या एक भाई अपनी बहन को गले नहीं लगा सकता? क्या एक पिता अपनी बेटी को गले नहीं लगा सकता? लेकिन इन्हें देखकर तो भाई बहन जैसा नहीं लग रहा, तो क्या पिता बेटी भी नहीं हो सकते? कयल के गुस्से बड़े शब्द सुनकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। पर मंत्री के तो सिर्फ एक ही बेटा है ना? क्या मंत्री ने आकर तुमसे खुद कहा कि उनका एक ही बेटा है? कयल ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। उसने कैमरे के सामने अपना चेहरा घुमाया और बोली, अब देखो, मंत्री जी का चेहरा और मेरा चेहरा क्या एक जैसा नहीं है? अभी तुम लोग कहोगे कि हमारे बीच कोई गलत रिश्ता है। सभी लोग अचानक चुप हो गए, लेकिन तभी किसी ने एक और भद्दी टिप्पणी की। कहीं वह उनकी नाजायज संतान तो नहीं, इसलिए उन्होंने इसे छिपा कर रखा है। यह सुनते ही कयल का गुस्सा फूट पड़ा। मेरी माँ सीता है, और जिस मंत्री की बात कर रहे हो उनकी पहली पत्नी वही थी। मैं उनकी पहली संतान हूँ। जब मेरी माँ का निधन हो गया तो मंत्री साहब ने दूसरी शादी कर ली। उस महिला ने कभी मुझे अपनाया नहीं, इसलिए मैं उस घर को छोड़कर यहाँ आ गई। इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? अब तक तुम सब ने मुझे अपमानित किया, लेकिन अब समझ में आया कि मेरा और मंत्री का असली रिश्ता क्या है। बोलते रहो, उसके बाद हमारे परिवार में क्या समस्या है इस पर भी चर्चा करो। क्या यही देश का सबसे बड़ा मुद्दा है? जब किसी लड़की के बारे में बात करते हो तब क्या तुम सोचते भी हो कि उसकी ज़िंदगी पर इसका क्या असर होगा? उसका दिल कितना टूटेगा? नहीं ना, बस अपनी मर्जी से कहानियाँ गढ़कर किसी की ज़िंदगी खराब कर देते हो। जाओ साहब, दुनिया में और भी बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं, उन्हीं पर रिपोर्ट करो। कल यह कहकर वहाँ से जाने लगी। तभी वहाँ एक कार आकर रुकी। उसमें से मंत्री थंगराज उतरे। कैमरे उनकी तरफ घूम गए और सभी पत्रकार उन्हें घेर कर सवाल पूछने लगे। मंत्री ने हाथ उठाकर सबको शांत रहने का इशारा किया और तेजी से कयल के पास पहुंचे। कयल ने गुस्से से उनकी ओर देखा और उनसे दूर हट गई। इसी बीच पत्रकारों ने उन पर सवालों की बौछार कर दी। मंत्री थंगराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी पहली पत्नी का नाम सीता था और कयल मेरी ही बेटी है। जब उनकी माँ का निधन हो गया तब मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी पत्नी का नाम चंद्रा है और वह भी अभी मेरे घर में रह रही हैं। मेरे लगातार बाहर रहने के कारण चंद्रा और कयल के बीच कुछ गलतफहमियां हो गई। वे अक्सर झगड़ती थी, जिससे कयल की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। इसलिए मैंने उसे ऊटी भेज दिया ताकि वह वहाँ से शांति से पढ़ाई कर सके। बाद में उसने यहाँ पढ़ाई जारी रखी और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। अगर लोगों को पता चलता कि वह मेरी बेटी है तो मेरे दुश्मनों से उनकी जान को खतरा हो सकता था। इसलिए मैंने यह सच सबसे छिपा कर रखा। लेकिन एक पिता होने के नाते क्या मुझे अपनी बेटी से मिलने का अधिकार नहीं है? इसलिए महीने में एक बार मैं किसी तरह उसे देखने आता था। कल भी मैं इसी वजह से उनसे मिलने आया था, लेकिन किसी ने हमारी तस्वीरें चुपके से खींचकर गलत तरीके से पेश कर दी। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि यह इतनी बड़ी बात बन जाएगी। इसमें गलती मेरी ही है। मुझे पहले ही सबको बता देना चाहिए था कि कयल मेरी बेटी है। अगर मैंने पहले सबको बता दिया होता कि कयल मेरी बेटी है तो उसे आज यह अपमान सहना नहीं पड़ता। मुझे पता था कि लोग बहुत कुछ लिखेंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक पिता और बेटी के रिश्ते को इतना घिनौना बना देंगे। क्या आपके घरों में बेटियां नहीं हैं? क्या आप अपनी बेटियों को गले नहीं लगाते? बेटियां कितनी भी बड़ी हो जाएं, लेकिन अपने पिता के लिए वो हमेशा बच्ची ही रहती है। मगर तुम लोगों ने मेरी बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया। कल मुझे माफ़ कर दे। मैं सोचता था कि मैंने तुझे दूर रख कर तुझे बचा लिया, मगर मैंने तुझ पर सबसे बड़ा जुल्म कर दिया। यह सब मेरे राजनीतिक दुश्मनों की साजिश थी। मंत्री की आंखों में दुख था, लेकिन कयल की आंखों में गुस्सा। आपके राजनीतिक दुश्मनों ने यह सब किया या आपके ही घर के लोगों ने मुझसे बदला लेने के लिए? पहले यह तय करिए। अगर आपको यह भी नहीं पता कि आपके साथ कौन खेल खेल रहा है तो आप मंत्री बनने के लायक है ही नहीं। आज तक मुझे आप पर सिर्फ गुस्सा था, लेकिन अब नफरत हो गई है। आपने मुझे और मेरी माँ को बदनाम कर दिया। अब मैं कभी भी आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आऊँगी। मेरे लिए अब आप कोई नहीं है। अब चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ़ हो, मैं अपने नाम के साथ आपका नाम नहीं जोड़ूंगी।
अब आपके लिए बस आपका परिवार, आपकी राजनीति ही मायने रखती है। जाओ उन्हें देखो, यह कहकर कयल अभी के साथ ऑटो में बैठ गई और वहाँ से चली गई। वह पांचों लोग उस सड़क के किनारे स्थित छोटे से भोजनालय में एक कतार में बैठे थे। यह वही भोजनालय था जिसमें विजय के माता पिता उसे चलाते थे। विजय की माँ ने कयल के सामने थाली रखी, पर गुस्से में कयल ने बिना कुछ कहे ही तेजी से खाना खा लिया। सभी चुपचाप उसे देख रहे थे। थोड़ी देर पहले जो गुस्से में सभी को खरी खोटी सुना चुकी थी, वह अब सीधे अपने दोस्तों के पास आ गई थी। अब आगे क्या करना है, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि कयल का मन अभी भरा हुआ है। क्यों अभी, तुम अकेले क्यों गई वहाँ? मुझे भी साथ ले जाती ना। कयल को जो लोग गलत बातें कही, वहाँ के लोगों के चेहरे फाड़ कर रख देता और उनके बाप को भी अच्छी तरह से जवाब देता। कभी न कभी तो उसे देखूंगा ही, फिर देखना क्या हाल करूंगा। अरे देखो, हमारे रवि को भी गुस्सा आ गया। अरे विजय, तुझसे कितनी बार कहा, मुझे रवि जैसे किसी लड़के के नाम से मत बुला। अगर दोबारा ऐसा कहा तो वहीं खड़ा खड़ा तेरा मुंह तोड़ दूंगा, फिर मेरा नाम बोलने लायक नहीं रहोगे। समझ गया ना? चाहे तू मेरा जबड़ा तोड़ दे या मैं तेरा, मैं तुझे ऐसे ही बुलाऊंगा रवि। अबे अपना मुंह बंद कर, यहाँ कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और तुम दोनों मजाक कर रहे हो। अब बताओ कयल आगे क्या करने वाली है। उसी समय वहाँ एक कार आकर रुकी और उसमें से उतरा आदि। उसे इस हालत में देखने की किसी की उम्मीद नहीं थी। जैसे ही उसे देखा, अभी को याद आया कि वह बिना किसी को बताए घर से निकल आई थी। अभी ने अपना सर पकड़ लिया और तेजी से उसकी तरफ भागी। सॉरी दया, सुबह जब कयल ने फ़ोन किया तो बिना कुछ सोचे मैं घर से किसी को बिना बताए यहाँ आ गई। सॉरी, लेकिन आपने मुझे यहाँ कैसे ढूंढ लिया? जब तुम घर पर नहीं थी तो सब सोचने लगे कि तुम कहाँ गई हो। तभी टीवी पर कयल की न्यूज़ आ गई। मुझे यकीन हो गया कि तुम उसी के साथ हो। फिर मैं हॉस्टल गया तुम्हें ढूंढने। तभी अक्षय का फ़ोन आया कि तुमने जो इंटरव्यू दिया वह टीवी पर आ गया है। तब मैंने अपना अंदाज़ा लगाया कि तुम यहीं हो सकती हो। आदि ने कयल की ओर देखा और बोला, अब यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो? तुमने जो किया वो बिल्कुल सही था, लेकिन अब ज़्यादा देर यहाँ रुकना नहीं चाहिए। चलो घर चलकर इस बारे में आराम से बात करते हैं। नहीं भाई, कोई बात नहीं। अगर तुम सच में मुझे अपना भाई मानते हो तो अभी हमारे साथ चलो, अभी सबको लेकर चलो। कुछ भी बात करनी है तो घर पर करेंगे। अभी और बाकी सभी चुपचाप वहाँ से निकल पड़े। रास्ते भर किसी ने कुछ नहीं कहा। घर पहुँचने के बाद कयल कार से उतरी, लेकिन उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। पास खड़ी दादी उसके पास आई, उसका चेहरा ऊपर उठाया और बोली, तू क्यों सर झुकाकर खड़ी है बच्ची? सर झुकाने की ज़रूरत उन्हें है, तुम्हें नहीं। तूने कोई गलती नहीं की। तूने जो कहा और किया उसमें कुछ गलत नहीं था, इसलिए बेवजह खुद को दोषी मत समझ। तूने सही किया। अब उसके बेटी बनकर नहीं, बल्कि कयल बनकर अपनी ज़िंदगी जी। थैंक यू दादी, मुझे डर था कि आप भी मुझे गलत समझेंगी। मैं तुझे गलत क्यों समझने लगी? भले ही हमारी पहचान कुछ दिन पहले ही हो, लेकिन हम तुझे अच्छी तरह से जानते हैं। हमें तुझ पर पूरा भरोसा है। इसमें गलत समझने जैसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ बैठ आराम कर। गंगा चाची आई और कयल को एक कप कॉफ़ी दी। कयल चुपचाप कॉफ़ी पीने लगी। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर कयल खुद ही अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने लगी। मेरी माँ का नाम सीता था। वह बहुत सौम्य और शांत स्वभाव की थी। किसी के लिए मन में बुरा तक नहीं सोचना चाहती थी। जब पापा ने राजनीतिक में कदम रखा तब परिवार की रजामंदी से उनकी शादी हुई। दोनों बहुत खुश थे। पापा ने राजनीति के अलावा अपना सारा वक्त माँ को दिया। माँ को हमेशा लगता था कि उनकी शादी किसी लव मैरिज से कम नहीं थी, इसलिए वह पापा से बहुत प्यार करने लगी थी। उनके प्यार का ही प्रतीक थी मेरी पैदाइश। 7 साल की उम्र तक मेरी ज़िंदगी माँ और पापा के साथ बहुत अच्छी चल रही थी। हमारा घर हमेशा प्यार, हंसी और खुशी से भरा रहता था। पापा ज़्यादातर समय राजनीति में व्यस्त रहते थे, लेकिन जब भी घर पर होते तो माँ के साथ बहुत प्यार से रहते। हमारी ज़िंदगी इसी तरह से चल रही थी, लेकिन एक दिन अचानक माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। हम उन्हें अस्पताल लेकर गए। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि माँ को ब्रेन ट्यूमर है।
माँ को कई दिनों से सिर दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया। मैं भी छोटी थी, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। माँ ने भी इसी मामूली सर दर्द समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन यह गंभीर बीमारी के आखिरी चरण में पहुंच चुका था। डॉक्टर ने कह दिया कि अब माँ के बचने की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद पापा ने राजनीति छोड़कर कुछ दिनों तक माँ के साथ ही समय बिताया। माँ ने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई, कैसे जीना है, कैसे रहना चाहिए, और आखिरी में मुझसे वादा लिया कि हमेशा पापा के साथ रहूँगी। उन्होंने कहा, अगर पापा कभी भी कोई गलती करे तो उन्हें माफ़ कर देना। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर वो अपने काम के कारण बाहर रहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें हमसे प्यार नहीं है। इतना कहकर माँ ने अपनी आखिरी सांस ले ली। मेरी ज़िंदगी का एकमात्र सच्चा रिश्ता मुझसे छिन गया। इसके बाद पापा मेरे साथ रहने लगे, लेकिन फिर चुनाव का समय आया। पापा को मुझसे दूर जाना पड़ा क्योंकि वह अपनी पदवी छोड़ नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी पोजीशन के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन इस दौरान वो अपनी बेटी को भूल गए। सब कुछ बिखर गया। माँ के बिना और पापा के बिना घर में सिर्फ नौकर चाकर ही थे। उन्होंने मुझे पाला। एक समय ऐसा आया जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और मुझे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तभी पापा मुझे देखने आए। शायद किसी ने उनसे कहा था, राजनीति छोड़ दो या अपनी बेटी के लिए एक नया जीवन चुनो, लेकिन उसे इस तरह तकलीफ़ मत दो। लेकिन पापा के लिए राजनीति छोड़ना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरे लिए दूसरी शादी करने का फ़ैसला कर लिया। जब मैं अस्पताल में थी तो उन्होंने बिना मुझे बताए अपनी पार्टी के एक नेता की बेटी से शादी कर ली और उसे घर ले आए। उन्होंने मुझे उनसे मिलवाते हुए कहा, यह तुम्हारी माँ है। लेकिन ना तो मैं उन्हें माँ मान सकी, ना ही वो मुझे अपनी बेटी मान सकी। मैं अपनी माँ की जगह किसी और को स्वीकार नहीं कर सकी और वह भी मुझे अपनी बेटी की तरह नहीं देख पाई। जब पापा घर पर होते तो वह मुझसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती, लेकिन जब वह बाहर होते तो वह मुझे ताने मारती, डांटती, मुझे रुला देती। हम दोनों कभी भी एक दूसरे को अपनाने में सक्षम नहीं हो सके। एक दिन मैं उनके बेटे के साथ खेल रही थी। वो मेरी गुड़िया छीन कर तोड़ देता है। वो मेरी गुड़िया माँ ने मुझे दी थी। मैंने उनसे लड़ाई की और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। गुस्से में मैंने उसे मार दिया। उसने तुरंत जाकर अपनी माँ से शिकायत कर दी। मैंने उसे मारा। बिना मेरी बात सुने मेरी सौतेली माँ मुझे पीटने लगी। मैंने उनसे कहा कि वह गुड़िया मेरी माँ की दी हुई थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी, बिना मुझे पीटना जारी रखा। उस दिन उन्होंने मेरी माँ के बारे में बुरा बुरा कहा और मुझे बहुत मारा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। उसी समय पापा अचानक घर आ गए। उन्होंने देखा कि मेरी सौतेली माँ मेरी माँ के बारे में बुरा कह रही थी और मुझे मार रही थी। उन्होंने आकर पूछा कि क्या हुआ। मेरी सौतेली माँ ने कुछ बहाने बनाए, लेकिन पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। 2 दिन बाद पापा मेरे पास आए और बोले कि अब मुझे बाहर जाकर पढ़ाई करनी होगी। यह सुनते ही मेरी सौतेली माँ घबरा गई। उन्होंने तुरंत कहा, लड़की को विदेश भेजकर पढ़ाई कराई तो वह हमारी संस्कृति भूल जाएगी, वह बिगड़ जाएगी, इसलिए उसे कहीं पास के हॉस्टल में भेज दो, जैसे ऊटी या कोडाईकनाल, ताकि हम उसे अक्सर देख सके। पापा ने उनकी बात मान ली। मुझे भी विदेश जाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने ऊटी जाने के लिए हामी भर दी। आखिरकार मैं उसी जगह पढ़ने आई जहाँ मेरी माँ के साथ मेरी सबसे खूबसूरत यादें थी। यही वजह थी कि मैं यहाँ आई थी। यहीं पर मेरी मुलाकात अभी से हुई। वो मेरे लिए मेरी माँ की तरह बन गई। मैंने भरोसा किया था कि उन्होंने मुझे यहाँ पढ़ाने के लिए भेजा है। आज भी मैं उसी तरह सोचती हूँ। जिन लोगों ने मुझे विदेश भेजने से मना किया था, वही लोग अपने बेटे को वही पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। पापा अक्सर मुझसे मिलने आते थे, लेकिन उन्होंने कभी आकर मुझसे बात तक नहीं की। यहाँ तक कि एक बार भी फ़ोन तक नहीं किया। मैंने सिर्फ इसलिए उनकी बात मानी क्योंकि मेरी माँ ने कहा था। लेकिन अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं। अब उनके और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं। कैल की पूरी कहानी सुनने के बाद सभी चुप हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तुम जो कह रही हो वो सही है कैल, लेकिन अब आगे क्या करने वाली हो मुझे नहीं पता। फिलहाल
तो इस हॉस्टल में नहीं रहना चाहती, किसी और हॉस्टल में शिफ्ट होना है। साथ ही कोई पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढनी होगी। मैंने कई जगह पर नौकरी के लिए आवेदन किया है, तुम भी अप्लाई करो। किसी ने सलाह दी। हमारे पास खुद की कंपनी है, फिर तुम लोग बाहर जाकर क्यों काम करना चाहते हो? आदि, अक्षय, तुम लोग इन्हें अपनी कंपनी में कोई काम दे सकते हो। अरे इसकी ज़रूरत नहीं है दादी जी, पहले मैं और अभी एक सुपरमार्केट में काम कर चुके हैं। वैसे ही यहाँ कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी तो काफ़ी है, मुझे कोई बड़ी नौकरी नहीं चाहिए। तुम क्या बात कर रही हो? हमारी कंपनी में काम करने से तुम्हें कोई दिक्कत है? यह अभी की कंपनी है, तुम अपनी दोस्ती कंपनी में काम नहीं करोगी? अभी ने कैल की ओर देखा और बोली, हाँ वो सही है, और इस शहर में हमें ज़्यादा लोग नहीं जानते। अगर तुम बाहर जाकर काम करोगी और कोई परेशानी हो तो इससे अच्छा है कि तुम हमारी कंपनी में ही काम करो। अरे भाई, तुम बिना सोचे समझे क्या बोल रहे हो? तुम भी कुछ मत कहो। हमने कोई परमानेंट जॉब नहीं मांगी, सिर्फ पार्ट टाइम जॉब चाहिए। हमारी पढ़ाई और उनकी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। वहाँ हमें क्या काम आएगा? वहाँ जाकर काम करने को क्यों कह रहे हो? सभी अब इस सवाल पर सोचने लगे। अरे तुमने कंप्यूटर क्लास तो ज्वाइन की थी ना, उसी के आधार पर कुछ वर्क फ्रॉम होम काम कर सकते हो क्या? दया, हमारी कंपनी में डेटा एंट्री के लिए किसी की ज़रूरत थी। अब जब तुम दोनों आ गए हो तो तुम ही पार्ट टाइम यह काम कर लो। इससे तुम्हें भी एक जॉब मिल जाएगी और हमें भी काम करने के लिए लोग मिल जाएंगे। काफ़ी बातचीत के बाद आखिरकार दोनों ने इस काम के लिए हामी भर दी। अब जाकर अभी के चेहरे पर चिंता के भाव कुछ कम हुए। यही तो वजह थी कि आदि इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था। किसी ने मजाक में कहा, फिर हॉस्टल जाकर रहने की क्या ज़रूरत है, तुम यहीं रुक जाओ, इतना बड़ा घर है, फिर अलग से हॉस्टल क्यों? पहले तुमने ही कहा था कि तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, लेकिन अब तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो अब तुम यहीं रह सकती हो। नहीं अम्मा, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। मुझे इस समय अकेले रहना बहुत ज़रूरी है, कृपया इस फैसले को मत बदलिए। मैं हॉस्टल में ही रहूँगी, लेकिन हर हफ्ते आप सबसे मिलने आऊँगी, प्लीज़ इसे मान लीजिए, कैल ने विनती करते हुए कहा। सभी को समझ आ गया कि अगर ज़बरदस्ती की गई तो यह सही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कैल के लिए एक अच्छे हॉस्टल का इंतजाम करने का फ़ैसला किया। लेकिन उस रात कैल ही नहीं बल्कि सभी दोस्त आदि के घर पर ही रुकने का फ़ैसला किया। अभी के लिए यह एक जश्न जैसा था, लेकिन आदि के लिए थोड़ी परेशानी का कारण था। जब से उसके दोस्त आए थे, आदि की नज़रें बार बार छिपकर अभी को देखने और उसे छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाकी दोनों को ना तो एक दूसरे से बात करने को मौका मिला और ना ही एक दूसरे को ठीक से देखने का। अभी अपने दोस्तों के साथ व्यस्त थी। आदि को समझ आ गया कि कैल जिस स्थिति में है उसमें अभी का उसके साथ रहना सही होगा, लेकिन उसका बेचैन मन उसे अकेले में अभी के साथ कुछ समय बिताने को नहीं दे रहा था। वह उदास नज़रों से उसे देखता रहा। उसे इस तरह देखते हुए अभी ने सोच लिया कि जैसे उसके लिए उनकी दोस्त कैल ज़रूरी है, वैसे ही उनके लिए उनका पति भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसे भी खुश करना चाहिए। ये सोचते हुए वह कैल से बात करके अपने कमरे की ओर बढ़ी और उनके पीछे पीछे आदि भी एक छोटे बच्चे की तरह चलने लगा, जो अपनी माँ के पीछे पीछे जाता है। बाकी लोग भी यह सब देखकर अनदेखा करते हुए अपनी बातचीत में व्यस्त रहे। जैसे ही कमरे में पहुँचे, आदि ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अभी को कसकर गले लगा लिया। इस आलिंगन ने अभी को साफ बता दिया कि उसका पति उसे कितना मिस कर रहा था। क्या हुआ मेरे छोटे से बच्चे को? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? क्योंकि तुमने सुबह से अपने बच्चे की कोई परवाह नहीं की, इसलिए वह उदास हो गया है। अरे मेरा नन्हा सा बच्चा, कहते हुए उसने उसकी ओर प्यार से देखा। कैल बेचारी परेशानी में थी, इसलिए मैं उनके साथ थी, लेकिन अगर आप दुखी होंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए ऊपर आई हूँ। तो बस मुझसे मिलने के लिए आई थी? आदि ने शरारत से पूछा। तो और क्या, यहाँ और कौन सा काम है मेरे लिए? सिर्फ अपने नन्हे से बच्चे को मनाने और उनसे प्यार करने आई हूँ। अच्छा, अब थोड़ा प्यार करो, इतनी देर से तो बस वही कर रही हूँ। ये बस प्यार नहीं होता, असली प्यार कुछ और होता है।
तभी तो मुझे सुकून मिलेगा, कहते हुए वह मुस्कुराते हुए उसके करीब आया, उसके माथे पर हल्का सा किस किया। अब तो सुकून मिल गया? नहीं। फिर उसने दोनों गालों पर किस किया। अब वह धीरे से उसके होठ को करीब आई और हल्के से उन्हें छू लिया, जैसे यही बहाना चाहिए था। आदि ने उसे और कसकर पकड़ लिया। वह उसे इतने प्यार से चूमने लगा कि पल मिनटों में बदल गए और मिनट घंटे जैसे लगने लगे। जब उसे लगा कि वह सांस नहीं ले पा रही और उसने उसे हल्के से धक्का दिया, तब जाकर उसने उसे छोड़ा। जब दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो अभी मुस्कुराई। अब तो उदासी चली गई, थोड़ी थोड़ी गई है। अगर और प्यार मिल जाए तो पूरी चली जाएगी। हाँ, अगर ज़्यादा प्यार मिले तो पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा, कहते हुए उसने अपनी शर्ट के बटन खोल दिए। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने अभी के कपड़े पर हाथ रखा और खोलने की कोशिश की, लेकिन अभी ने तुरंत उसकी हाथ पकड़कर रोक लिया। क्या कर रहे हो? तुम्ही ने कहा था कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है, और जब मैंने शर्ट खोल दी और तुम्हें तकलीफ न हो इसलिए मैंने तुम्हारे भी कपड़े उतार रहा हूँ, वह मासूम चेहरा बनाते हुए बोला। ऐसे भोला बनकर अपने काम मत निकालो। आज का दिन इसके लिए सही नहीं है, इसलिए चुपचाप खड़े रहो और देखो कि मैं आपकी उदासी कैसे दूर करती हूँ। यह कहते हुए उसने उसके सीने पर हल्का सा किस किया। उसके इस स्पर्श से आदि के भीतर एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई, जैसे उसी पल में पिघल गया हो। वह वहीं रुककर उसे कसकर गले लगा ली। अब तो उदासी चली गई? नहीं, उसने सर हिलाते हुए कहा। तो उसने उसी जगह पर और कई बार किस किए। अरे बस करो, उदासी चली गई। अब अगर ऐसे ही करती रहो तो फिर आगे कुछ और होने लगेगा और फिर मैं तुम्हें इस बेड पर गिराकर प्यार करने लगूंगा। लेकिन नीचे तुम्हारी दोस्त बैठी है, इसलिए भाग जाओ यहाँ से। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और वहाँ से भाग निकली। कमरे के दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर कैल दरवाज़ा खोला। सामने उसकी जूनियर खड़ी थी। दीदी, आपको देखने कोई आया है। वो विजिटिंग एरिया में इंतज़ार कर रहे हैं। वार्डर ने कहा कि आपको जाकर मिलना चाहिए, कहकर वह लड़की वहाँ से चली गई। अभी वह 2 दिन पहले ही अभी के घर से लौटकर हॉस्टल में रहने आई थी। यहाँ आए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन सभी की नज़रें हमेशा उसी पर टिकी रहती थी। हर कोई उसे देखकर फुसफुसाता था। कॉलेज में भी यही हाल था। अब देखने कौन आया होगा। अगर अभी होती तो फ़ोन करके बता देती। फिर ये कौन हो सकता है, यह सोचते हुए वह विजिटिंग एरिया की ओर बढ़ी। वहाँ एक सामान्य कपड़ों में राजा बैठा था। उसे देखकर कैल एक पल के लिए चौंक गई, फिर धीरे धीरे उसके पास गई। राजा बस उसी की ओर देख रहा था। हर बार जब कैल राजा को देखती थी उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती थी, लेकिन आज वह चमक कहीं गायब थी। यह देख राजा को अजीब लगा। बोलिए सर, मुझसे मिलने क्यों आए हैं? उसके शब्द में एक अजनबीपन था, जैसे वह राजा को खुद से दूर कर रही हो। राजा ने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि हमारे बीच ये दूरी कब आ गई। सॉरी, शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मैं गुस्सा हूँ, राजा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। जब यहाँ यह परेशानी हुई तब मैं गांव में नहीं था, कोयम्बटूर में एक केस के सिलसिले में गया हुआ था। जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला मैंने तुम्हें कई बार कॉल किए, लेकिन तुमने कोई भी कॉल रिसीव नहीं किया। इसलिए काम खत्म होते ही मैंने तुमसे मिलने यहाँ आया। सॉरी, मुझे उस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए था, लेकिन प्लीज़ इस वजह से मुझे अपने से दूर मत करो। कैल की आंखों में गुस्सा था। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, आपको क्यों मेरे दुख में मेरे साथ होना चाहिए था सर? आखिर मेरा और आपका रिश्ता क्या है? राजा अचंभित रह गया। ये क्या कह रही हो तुम? क्या हमारे बीच कुछ नहीं है? क्या है हमारे बीच? आप मेरे दोस्त के भाई हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कैल, बेवजह गुस्से में ऐसे शब्द मत बोलो। मुझे आपसे कोई गुस्सा नहीं है। तो फिर यह तुम कह रही हो हमारे बीच कुछ नहीं है? हमने कभी खुलकर इस बारे में बात नहीं की, लेकिन दोनों जानते हैं कि हमारे दिलों में क्या है। अगर तुम्हें शक है तो अपने दिल से पूछ कर देखो, वही तुम्हें सच्चाई बताएगा। कैल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा दिल कुछ नहीं कहता। आप बस यूं ही बेवजह सोच रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दीजिए, आगे से मुझसे इस तरह बात मत कीजिए, कैल ने कड़े शब्दों में कहा। राजा थोड़ा झुंझलाते हुए बोला, अचानक तुम्हारी परेशानी क्या है?
अभी तक तो सब ठीक था। पिछले हफ्ते सड़क पर मिली थी, तब भी तुमने आंखों से इशारा किया था। उसका क्या मतलब था? अब आप यहाँ आकर इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? पहले से ही मेरी बहुत इज्जत नहीं है। अगर कोई लड़का मेरे साथ इस तरह बात करेगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या आपने इस पर विचार किया है? और एक बात, मेरे मन में आपके लिए कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे हमेशा सामान्य रूप से बात की, लेकिन अब समझ में आया कि आप उसे गलत तरीके से ले रहे थे। मेरे मन में कुछ भी नहीं है और इसी सोच के साथ आगे से मुझसे बात मत कीजिए। यह कहकर कैल जाने लगी, लेकिन राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और गंभीर स्वर में कहा, 1 मिनट। तुम किसी कारण से सब कुछ छिपाकर यह झूठा नाटक कर रही हो, यह मुझे साफ दिख रहा है, क्योंकि अभी तुम्हारी आंखों में सच्चाई नहीं है। मैंने कई अपराधियों की आंखों को पढ़ा है। मुझे पता होता है कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ। तो फिर मैं जिससे प्यार करता हूँ उसकी आंखों में सच्चाई नहीं पहचान पाऊंगा। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम अभी कुछ मत कहो। मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम बस मुझे कोई भी बात कहकर यहाँ से भगा देना चाहती हो, लेकिन यह इस जन्म में कभी नहीं होगा। मेरे दिल से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता और तुम्हारे दिल में मैं ही हूँ सिर्फ। यह मुझे अच्छे से पता है। बहुत जल्द तुम खुद मेरे पास आकर अपने प्यार का इजहार करोगी। तब तक मैं इंतज़ार करूँगा, चाहे मैं कितनी भी व्यस्त रहूँ। मेरी नज़रें हमेशा तुम्हारी हिफाजत करती रहेंगी। किसी की भी बात की परवाह मत करना, हमेशा हिम्मत से रहना। तुम्हारे लिए मैं हमेशा हूँ। इतना कहकर राजा ने उसके गाल थपथपाए और वहाँ से चला गया। राजा के जाते ही कैल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन राजा उसे इतना प्यार करता है, यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। जाते हुए राजा को वह तड़पती निगाहों से देखती रही, फिर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर औंधे मुंह गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। अनु प्रतियोगिता के आयोजन स्थल पर थी। वह बहुत घबराई हुई थी, लेकिन गंगा और अक्षय ने ही उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। हालांकि अनु ने जो परिधान तैयार किया था वह बेहद सुंदर था, फिर भी वह खुद पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। गंगा और अक्षय जितना भी उसकी प्रशंसा करते, उसे लगता कि वो बस उसे खुश करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। उसे भरोसा था कि वह यह प्रतियोगिता जीत नहीं सकती। आज प्रतियोगिता के नतीजे घोषित होने वाले थे। अक्षय अनु के साथ बैठा था। अक्षय को पूरा विश्वास था कि उसकी अनु का डिजाइन जरूर पुरस्कार जीतेगा, लेकिन वह जितना भी अनु को समझाने की कोशिश करता, वह मानने को तैयार ही नहीं थी। नमस्कार सभी को। आप सभी बेसब्री से इस प्रतियोगिता के नतीजे का इंतजार कर रहे होंगे। कुछ ही पलों में परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। सभी ने बहुत सुंदर काम किया है और सर्वश्रेष्ठ को चुनना जजों के लिए बेहद कठिन था, लेकिन आखिरकार किसी न किसी को तो पुरस्कार मिलना ही है। इसलिए जजों ने बेहतर में से बेहतरीन का चयन कर लिया है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग गया। अब हम नतीजे घोषित करने जा रहे हैं। यह सुनकर अक्षय बेहद उत्साहित होकर मंच की ओर देखने लगा। अनु ने उसकी हथेली थाम ली और कहा, इतना ज़्यादा उम्मीद मत रखो। अगर मुझे पुरस्कार नहीं मिला तो तुम्हें दुख होगा, इसलिए शांत रहो। कोई और जीत भी सकता है, कोई और जीतेगा, मुझे इस पर ज़रा भी संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इस पल को पूरी तरह एंजॉय करने वाला हूँ, क्योंकि पुरस्कार लेने वाली मेरी अनु ही होगी। मुझे इस पर पूरा विश्वास है। अक्षय ने दृढ़ता से कहा, अक्षय प्लीज़, यही वजह थी कि मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहती थी। देखो ना, तुम कितनी उम्मीद लगा रहे हो, फिर अगर नहीं मिला तो तुम्हें ही दुख होगा ना। खुद तुमने ही कहा था पुरस्कार मिलना ज़रूरी नहीं है, बस देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? अनु ने उदास आवाज़ में कहा। अच्छा, उदास मत हो। मुझे अब भी पूरा यकीन है कि यह पुरस्कार तुम्हें ही मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो मैं दुखी नहीं होने वाला, क्योंकि इस मंच के आगे तुम्हारे लिए और भी बड़े मंच होंगे जहां तुम्हारी काबिलियत का सही मूल्यांकन होगा। अक्षय ने उसे दिलासा दिया, लेकिन अनु के मन में उसकी बातें नहीं उतर रही थी।
कौवे को भी अपना बच्चा सबसे सुंदर लगता है, उसी तरह अक्षय को भी लगता है कि मैं खास हूँ। उसने हल्की हंसी के साथ सोचा और मंच की ओर देखने लगी। उसके चेहरे पर कोई खास उत्साह नहीं था। कोई भी जीते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी सोच में वह बैठी रही। और इस प्रतियोगिता की विजेता बेस्ट न्यू डिजाइनर अवार्ड के लिए मिसेज अनु अक्षय। जैसे ही यह घोषणा हुई, अक्षय खुशी से उछल पड़ा। अनु कुछ समझ नहीं पाई और अस्तबद रह गई। अक्षय ने उसे खींचकर गले लगाया, उसके माथे पर प्यार से चुंबन दिया और उसे स्टेज की ओर बैठा दिया। अनु अब भी पूरी तरह से होश में नहीं थी, फिर भी वह मंच पर गई और पुरस्कार ग्रहण किया। नीचे खड़े अक्षय की मुस्कान देखकर उसकी भी मुस्कान खिल उठी। हंसते हुए उसने अवार्ड लिया और स्टेज से नीचे आई। जैसे ही वह नीचे आई, उसने अक्षय को कसकर गले लगा लिया और रोने लगी। अरे यह क्या है? कुछ नहीं, ये मेरी जिंदगी का पहला पुरस्कार है, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। मैं कैसे जीत गई? बस तुम और माँ ही मुझ पर विश्वास रखते थे। कहीं अक्षय ने पैसे देकर यह पुरस्कार नहीं दिलवाया हो? अनु ने मासूमियत से पूछा। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? अक्षय ने उसे देखते हुए कहा। नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि ये लोग बहुत बड़े लोग। अनु ने संकोच में कहा। तो फिर क्या हुआ? ये पुरस्कार किसी पैसे या सिफारिश से नहीं मिला है। यहाँ किसी को यह भी नहीं पता कि तुम हमारे घर की बहू हो। यह पूरी तरह से तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी डिजाइन का नतीजा है। तुम बेवजह संदेह करके खुशी को खराब कर रही हो। बस इस पल को जी लो। ये तुम्हारा पहला पुरस्कार है, लेकिन यह आखिरी नहीं होगा। तुम ऐसे ही और भी अवार्ड जीतती रहोगी। मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। बधाई हो मेरी स्वीट वाइफ। कहते हुए उसने प्यार से अनु के गाल पर एक किस किया। अनु के मन में यह ख्याल आया कि शायद उसने अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा, जो उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला। दूसरी ओर सविता ने जानबूझकर अभी और कैल को छोटी छोटी बातों पर अपमानित करना और ताने मारना शुरू कर दिया। वह उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। हालांकि अभी और कैल उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे और उन्हें नज़रअंदाज कर देते थे, लेकिन यह बात सविता के गुस्से को और भड़का रही थी। गुस्से में उसने एक भयानक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो अभी की जान को खतरे में भी डाल सकती थी। उसी समय ऑफिस में बैठा काम कर रहा आदि अचानक किसी अजीब बेचैनी का महसूस करने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। आनंद की स्थिति में भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बिना देरी किए उसने जल्दी से अपनी पत्नी को कॉल किया, लेकिन उसका नंबर लगातार बंद आ रहा था। बढ़ती घबराहट के साथ उसने तुरंत अपनी कार निकाली और तेजी से कॉलेज की ओर रवाना हो गया। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे अभी कहीं नहीं मिली। फ्लैशबैक। सुबह अलार्म की आवाज़ सुनकर जब अभी उठने लगी तो उसने महसूस किया कि कोई उसे कसकर पकड़े हुए है, एक लोहे जैसी मजबूत बाहें। धीरे धीरे उसने सिर उठाकर उसका चेहरा देखा। अपने हाथों से उसके बाल सहलाए, उनकी नाक पकड़कर हिलाई, होठों को खींचा, लेकिन फिर भी वह नहीं हिला। कुछ देर तक बस वह उसे निहारती रही। फिर उसने अपने होठ उसके होठों के करीब ले जाकर कुछ कहने की कोशिश की। काफ़ी देर हो गई, लेकिन उसके होठों पर कोई हरकत नहीं हुई। धीरे से उसने अपने होठों को सिकोड़कर उसके होठों को छूने की कोशिश की। तभी अचानक अभी ने उसके होठों पर हल्की सी थपकी दी। धोखेबाज, इतनी देर से सोने का नाटक कर रहे थे। धोखेबाज, क्या यही तरीका है किस मांगने का? अभी ने गुस्से में कहा। उसने अभी का हाथ पकड़ लिया। मैंने क्या किया? मैं तो बस चुपचाप लेटा था। तुमने ही मेरे होठों को खींचा तो बस प्यार आ गया। अब तुम ही मुझे मार रही हो। अरे सुबह हो गई है, उठो। मैं तुम्हें छोड़ने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे छोड़ा ही नहीं, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब जल्दी हाथ हटाओ, लेट हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे ही रहो। कहते हुए उसने अभी को और कसकर बांध लिया। दयालु बनो, मुझे जल्दी कॉलेज जाना है। आज बहुत ज़रूरी लैब है, प्लीज़ छोड़ दो। पता नहीं क्यों, लेकिन आज तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा। अगर छोड़ भी दिया तो क्या मैं कहीं खो जाऊंगी? अभी ने हल्के गुस्से से कहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसे अपने ही शब्दों की सज़ा मिलने वाली है।
इस तरह बात करोगे तो मैं पागल हो जाऊंगी। पहले जो देना चाहिए वो देकर बोलो, कहते हुए उसने अपने होठ उसके होठों से मिला दिए। आज के दिन का इंतजार मानो पहले से ही था। इस बार उसका यह होठों का संग्राम लंबा चला। आज कुछ अलग था। आज वह उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। हर रोज सुबह वह नीचे जाकर सबसे बातें करके ही कॉलेज जाती थी, लेकिन आज 8 बज चुके थे और अब तक आदि ने उसे नीचे नहीं जाने दिया। अभी मेरा साबुन खत्म हो गया है, जरा ये शर्ट पहनने में मदद करो। मेरे बाल ठीक कर दो, मेरा रेड टाई नहीं मिल रहा। ब्लू फाइल भी गायब है, मेरी घड़ी देखी क्या? कहते हुए उसने अभी को अपने साथ नीचे लेकर आया। नाश्ता खत्म होते ही अभी ने अपनी बहन अनु को गले लगाते हुए कहा, दीदी ऑल द बेस्ट। अच्छा करना, अगर तुम जीतोगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, लेकिन इसे सोचकर टेंशन मत लेना। बस अपना बेस्ट देना, रिजल्ट आते ही मुझे मैसेज कर देना। इसके बाद वह आदि के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। हमेशा की तरह आदि ने अभी को गले लगाया और फिर अचानक उसके होठ चूम लिए। अभी ने उसे झटक कर दूर किया और कार से उतरकर तेजी से चल दी, अपनी उंगलियों से होठ पोंछते हुए। जब उसने पलटकर देखा तो कार के अंदर से सविता उसे घूर रही थी। दिन भर की क्लास खत्म होते ही उन्हें लैब के लिए जाना पड़ा। वहाँ सभी को देखकर कोट दिए अभी ने वह सफ़ेद कोट पहना और शीशे में खुद को देखा। ना जाने क्यों उसे एक अलग सा एहसास हुआ। उसने अपना फ़ोन निकाला, सफ़ेद कोट में अलग अलग अंदाज में सेल्फी ली और उन्हें उस इंसान को भेज दिया। अभी भी क्लास शुरू होने में समय था, इसलिए अभी अपने फ़ोन पर नज़रें गड़ाए बैठी थी। अपने खास इंसान के जवाब का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही आदि ने देखा अभी का मैसेज आया है, उसने अपने सारे काम छोड़कर तुरंत फ़ोन उठाया। अभी की भेजी गई तस्वीर देखते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सो स्वीट, बस तुम्हें बाहों में भर लेना चाहता हूँ। आदि ने यह मैसेज भेजा। भर लो ना, किसने मना किया? अभी ने जवाब दिया, पहले खुद ही चाहत जगाती हो, फिर जब पास आता हूँ तो दूर भागती हो, बाद में कहती हो कि मैंने कुछ नहीं किया। देखना एक दिन सब कुछ जोड़कर तुम्हें ही एहसास कराऊंगा। एक दिन? क्या मतलब एक दिन? मैं तो कह रही हूँ आज ही से ही। जो भी हो, आज रात को देखेंगे। अरे इतनी बोल्ड बातें। फिर रात को जब आऊँगा तब कहोगी कि मैंने कब कहा और सोने का नाटक करोगी। उस वक्त अगर सो गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज मैं सोने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हें भी नहीं सोने दूंगी। क्लास खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, इसलिए जल्दी आओ और मुझे ले जाओ। फिर देखना कौन दूर रहता है और कौन जाकर सारी रात कुर्बान करता है। तुमने खुद ही कहा, अब कोई बहाना नहीं। मैं तैयार रहूँगी, तुम मेरे कॉलेज के बाहर मिलना। बाय। बात खत्म होते ही अभी ने फ़ोन साइलेंट मोड पर डाल दिया और लैब के अंदर जाकर अपने पाठ का ध्यान देने लगी। आदि से बात करने के बाद उसे लग रहा था कि आज का दिन कुछ खास होने वाला है। लैब में उसने सबसे पहले अपनी प्रयोग संबंधी सभी टेस्ट पूरे कर लिए और वहाँ मौजूद अध्यापक को दिखाकर अभी लैब से बाहर निकल आई। उसकी सारी सहेलियाँ अभी भी प्रयोगशाला में टेस्ट कर रही थी, इसलिए वह अपना बैग उठाकर अपने खास उस इंसान से मिलने निकल पड़ी। उसकी आवाज़ अब भी आदि के कानों में गूंज रही थी। आदि किसी भी काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। बस मन में यही चल रहा था कि ये 2 घंटे कब खत्म होंगे। जैसे ही घड़ी में समय पूरा हुआ, वह तुरंत उड़ता हुआ अभी को लेने निकल पड़ा। अभी से मिलने की उत्सुकता से ज़्यादा उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने खुद को नई तरीके से संभालने की कोशिश की, लेकिन मन को चैन नहीं मिला। बस 1 घंटे बाद तो उससे मिल ही लूँगा, यही सोचकर उसने अब तक उसे फ़ोन नहीं किया था। लेकिन अब और इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो कार की रफ्तार बढ़ाकर सीधे उसके कॉलेज की तरफ निकल पड़ा। अभी ने जिस समय मिलने को कहा उससे पहले ही वह कॉलेज पहुंच चुका था। उसने फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ है। यह सुनते ही उसकी बेचैनी बढ़ गई। शायद वह अभी कॉलेज की लॉबी में होगी। यह सोचकर वह आधे घंटे तक इंतज़ार करता रहा। समय बीतता गया, लेकिन अभी नहीं आई। तभी उसने देखा कि कयल और उसकी 3 अन्य सहेलियां कॉलेज से बाहर आ रही थी।
लेकिन अभी उसके साथ नहीं थी। मन में डर समा गया। वह तुरंत उसके पास गया और घबराते हुए पूछा, अभी कहाँ है? उसमें से एक ने हैरानी से जवाब दिया, वो तुम्हारे साथ नहीं गई। क्या कह रही हो? मैं यहाँ आए हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, लेकिन अब तक वह बाहर नहीं आई। आदि ने घबराते हुए कहा, क्या भैया आप क्या कह रहे हैं? लैब से तो वह हमसे पहले ही निकल गई थी। हमने सोचा कि शायद आपके साथ बाहर आई होंगी। कायल ने जवाब दिया। यह सुनते ही आदि का चेहरा तनाव से भर गया। क्या मेरा दिल सच कह रहा है? उसे कुछ हो तो नहीं गया? ये ख्याल उसके दिमाग में घूमने लगे। भैया प्लीज़ घबराइए मत, अभी यहीं कहीं होगी, अंदर चलकर देखते हैं। कायल ने उसे समझाने की कोशिश की। पांचों ने मिलकर पूरे कॉलेज में अभी को खोजा, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। आदि की घबराहट अब गुस्से में बदलने लगी। वह तेज आवाज़ में चिल्लाया, जिससे पूरे कॉलेज में हड़कंप मच गया। प्रिंसिपल से लेकर सभी स्टाफ मेंबर्स वहां इकट्ठे हो गए। आदि के चेहरे पर डर, गुस्सा और बेचैनी साफ दिख रही थी।